गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लेसन पढ़ रहे थे, फोर्थ लेसन मानचित्र पढ़ रहे थे। पृथ्वी हमारा आवाज़ से हमने इसके 3 पेज पढ़ लिए थे और अब हम आए हुए हैं 27 पेज पे। 26 के लास्ट तक हमने पढ़ा था, 27 पेज पे आए हुए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। जो दिशा सूचक की बात कर रहे हैं कि जो दिक्सूचक जो होता है उसकी सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का हम पता लगा सकते हैं दिशा सूचक से, दिक्सूचक से। और यह एक यंत्र है कि जिसकी सहायता से जो मुख्य दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसका पता लगाया जा सकता है। और इसकी चुंबकीय जो सुई है उस सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। जो इसकी चुंबकीय सुई होती है दिक्सूचक यंत्र की, उसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है। आगे करेंगे प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो प्रतीक हम पढ़ रहे थे, तो इसने बताया प्रतीक में कि भाई कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक माना गया है, बताया गया है। और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल की पटरियाँ हैं या कुएं हैं, उनको दिखाना संभव नहीं होता किसी भी मानचित्र पर। इसलिए वे क्या करते हैं, निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके ही दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक जो होते हैं कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों का जो इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा मानचित्र को आसानी से हम खींच सकते हैं तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, यानी कि उस क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है,
और आप किसी से दिशाओं के बारे में भी नहीं पूछ सकते, तब क्या हो, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा ही मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा बताई गई है, विश्वव्यापी भाषा होती है मानचित्र की, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है इन प्रतीकों के, कि भाई ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 जो चित्र दिखाया गया है उसमें दिखाए हैं। जैसे रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन तो ये दिखा रखी है, देखो जैसे बिल्कुल ब्लैक कलर में और बीच में स्पेस दे रखा है थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे ये जो स्पेस दे दिया बीच में। और फिर जो मीटर लाइन है वो आगे दे रखी है, सीधी लाइन खींच के बीच से काट दिया, जैसे स्केल पे होते हैं ना पॉइंट, इस तरह से। और उसके आगे रेलवे स्टेशन का जो अलग आकृति प्रतीक दिखा रखा है कि भाई ये रेलवे स्टेशन है, RS लिखा हुआ है, एक रेड सा निशान भी है, वो रेलवे स्टेशन का है। सड़कें, पक्की सड़कें पक्की और कच्ची सड़कें, कि पक्की जो सड़कें हैं वो डबल लाइन से दिखाई गई हैं और कच्ची सड़कें हैं वो डॉटेड डबल लाइन है। ये इनके प्रतीक हैं। और आगे आता है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य या जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहले लाइन, फिर डैश बिंदु दे रखा है, फिर लाइन, फिर बिंदु दे रखा है डार्क में, ठीक है। उसके बाद फिर हल्की बारीक लाइन, फिर बिंदु, फिर बारीक लाइन, फिर बिंदु, इस तरह से। और जो जिले की जो लाइन है वो बिल्कुल ही बारीक है, पतली लाइन है, लेकिन लगभग सेम है तीनों। नेक्स्ट चलते हैं, नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल का जो प्रतीक है वो क्या बनाया प्रतीक, कि नदी का तो बना दिया, चौड़ी ही नदी बना दी और उसके बीच में नीला कलर कर दिया, ठीक है, नीला कलर कर दिया, जैसे ये लाइन बना दी और इसके अंदर फिर पीला नीला ये पानी दिखा दिया। तो ये जो निशान, ये प्रतीक है, ये किसका है, ये नदी का है। उसके बाद आगे दिखाया गया है कुएं का प्रतीक बनाया गोल, बिल्कुल काला अंदर से, तो ये कुएं का प्रतीक दिखाया गया है। तालाब है, तालाब को ऐसे ऐसे बना दिया और अंदर नीला रंग फिल कर दिया इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, तालाब का प्रतीक। और उससे आगे फिर नहर, नहर का प्रतीक बनाया है, सीधी लाइन खींच दी और उससे यहाँ से ऐसे जो दिखाया गया है वो नदी, नहर का प्रतीक है। नहर और नदी में भी फर्क होता है। जो नदी होती है एक प्राकृतिक रूप से बहती हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, लेकिन जो नहर होती है वो व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। और जो पुल है, पुल का ऐसे निशान दे दिया, ये पुल का निशान है, ऐसे ये पुल है, तो ये प्रतीक बनाए गए हैं। इसी तरह मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का जैसे वो ईसा मसीह का जो निशान होता प्लस का वो वाला। फिर मस्जिद, जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जो वो मस्जिद। छतरी अलग तरह से, एक तरह की जो मंडी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो प्रतीक बनाए हैं। पोस्ट ऑफिस का PO लिख दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का PTO लिख दिया, पुलिस स्टेशन का PS लिख दिया। बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती रेड कलर में दिखा दी, कब्रिस्तान ऐसे हाफ सर्कल दिखाए गए हैं, ऐसे हाफ सर्कल दिखाए गए हैं, ठीक, ये ऐसे, तो ये कब्रिस्तान का प्रतीक है। पेड़, पेड़ के ये पेड़ की आकृति बना दी, घास है घास की आकृति बना दी ग्रीन कलर में, तो ये इसके प्रतीक दिखाए गए हैं। उससे आगे चलते हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः जैसे नीले रंग का इस्तेमाल
जलाशयों के लिए भूरा रंग है वो पर्वतों के लिए प्रयोग किया जाता है, पीला रंग है वो पठारों के लिए, और जो हरा रंग है वो मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है 4.4 में ऊपर दिखाया गया बसंतपुर जगह का नाम है, पेड़ भी दिखाए गए हैं और मस्जिद का चिन्ह भी दिखाया गया है, प्रतीक दिखाया गया है, सड़क दिखाई गई है, रेलवे लाइन भी दिखाई गई है, विद्यालय भी, और साइड में इस कोने में दाहिने हाथ की तरफ नदी का प्रतीक भी दिखाया गया है। उससे आगे चलते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे कि रेखा चित्र मानचित्र किसे कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बनाया जाता है और इस कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाए उसे हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं खाका। खाका के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम पूरी लाइन को कि खाका किसे कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे है कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो क्या बताया कि भाई एक जो बड़ा पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनसे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो बड़े पैमाने के जो मानचित्र होते हैं उनसे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती उन चीज़ों की। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जाननी है लेकिन इसको हम मानचित्र में तो नहीं दिखा सकते, जिसे मानचित्र में दिखा नहीं सकते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और जिसे हम खाका कहते हैं। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। कल इसके अभ्यास के प्रश्न लिखेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।